हाँ मनी जी, कहाँ ले जा रहे हो? सर गोवा का भ्रमण कराने ले जा रहा हूँ। तो मेरे साथ हैं मेरे लाइफ के गुरुओं में से एक गुरु ऋषभ मेहता सर, जिनको मैं पिछले 25 सालों से जानता हूँ। मेरा नाम मनी वाधवा सिंह है। आई एम फाउंडर ऑफ प्रॉपर्टी हब एंड लक्सोफाई। ऋषभ मेहता सर आज एक बहुत ही कमाल की खुद की पर्सनालिटी शख्सियत हैं, जो वास्तु, रेकी, ग्रैंड मास्टर रेकी एंड न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और देश विदेश में सर कर रहे हैं। और सर का कंपनी का नाम है लाइफ अनलिमिटेड, नराकी इंडिया। की इंडिया। लाइफ अनलिमिटेड की जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि वाकई में ज़िंदगी में एक अनलिमिटेड पॉजिटिविटी भर देते हैं। 25 साल पहले मेरी ज़िंदगी में ये पॉजिटिविटी इन्होंने भरी और आज मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि जो भी कॉन्फिडेंस उस टाइम पे मेरे अंदर इन्होंने डेवलप कराया वो आज तक कह सकता हूँ चार्ज। बट 25 साल बाद रिचार्ज का समय आ गया। मैं फ़िलहाल बता दूं कि सर 25 साल पहले इस प्रोफेशन को एज अ पैशन ही स्टार्ट किया था। आज भी उसी पैशनेट से काम करते हैं। 25 सालों में सर ने बहुत सारे ग्रुप्स, खास करके आदित्य बिरला, अल्ट्राटेक, कनोडियाज, बांगर्स एंड मैनी हेवल्स, मैनी कंपनीज में सेल्स में, स्ट्रेटजीज में, सब में सर ने काम किया है। वहाँ भी अपनी सेवाएं दी हैं और आज मैं कहूँगा कि जस आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑन मेरे खुशकिस्मती है कि सर मेरे साथ हैं। और हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं ये मैं कहूँ तो हम जा रहे हैं हमारी एक प्लॉटिंग स्कीम पर जो गोवा के बॉर्डर पर है। कुछ ऐसा है कुछ उसमें कि एक प्रोजेक्ट जो कि हमने लॉन्च किया वो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, उसमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और उसी के 10 मीटर पे एक और प्रोजेक्ट जो सिमिलर लाइन टाइम पे लिया गया है, लेकिन उसमें सब कुछ करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहे। तो कुछ दिनों पहले फ़ोन पे मेरी सर से ये डिस्कशन चल रही थी और सर से डिस्कशन होते होते मैंने सर से कहा कि सर ये, और कहने की बात है सर का हमेशा मानना है प्रॉपर्टी शादी संजोग की चीज़ें, मेरे फादर भी कहते थे। तो ये मीटिंग कब से ड्यू थी आप समझिए, कभी सर नहीं आ पाए, कभी मैं नहीं रहा, आज मुलाकात हो रही। तो सर को मैं ले जा रहा हूँ गोवा के बॉर्डर महाराष्ट्र पे, जहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उस पर कुछ और साथ साथ में इसी दौरान चलते चलते हम आपस में बातें करेंगे। कुछ वास्तु की टिप्स मैं आपके यहाँ सर के साथ क्वेश्चन शेयर करूँगा, तो मुझे उम्मीद है आज ये आंसर्स आपके मेरे जीवन में बहुत काम करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ मैं ज्वाइन करने एक का। ही बात कहना चाहूँगा मनी जी, जी। कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, बिकॉज जब ये सब काम चालू करने लगा तो मैंने एक विचार आया मेरे मन में कि एक आदमी के पास वही 24 घंटे हैं, वही 362 दिन है, बिल्कुल जो बिल्कुल। प्रभु ने सबको दिए हैं, जी है ना। लेकिन एक आदमी 1 करोड़ का कैसे रहता है और एक आदमी 1000 करोड़ का कैसे हो जाता है? जी बिल्कुल। कोई ना कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो आदमी वहां तक पहुंचता है। तो बिल्कुल। कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी है, कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन सी ऐसी थॉट है जो जिस पे हम काम करने से अपने जीवन में तरक्की पा सकते हैं? तो उन्हीं की वही सोच करते हुए मैंने जीवन में अपना जीवन चालू किया। और मैं मनी जी को भी यही कहना चाहूँगा कि भाई थिंक बिग एंड थॉट बिग। क्या बात है, थैंक यू सर, शुरू से आपने मेरे को सपोर्ट किया। तो आइए चलते हैं उस तरफ जहाँ पर एक आज थ्योरी तो बातें होंगी गाड़ी में चलते चलते, लेकिन आज हम प्रैक्टिकल उस साइट पर पहुँच के भी उसे डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। और उम्मीद करता हूँ जैसा सर हमेशा कहते हैं 3 से 6 महीने में रिजल्ट चेंज होते हैं, जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच मनी जी। सर। प्लॉट्स का वास्तु हो सकता है क्या? प्लॉट का वास्तु मनी जी बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज अगर हम फाउंडेशन से उसको प्लॉट के वास्तु को हम सही करके चले तो हमारी लाइफ, ना तो हमारा काम भी रुकेगा, टाइमली काम होगा और कंप्लीशन टाइमली होगा और प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस ज़्यादा अच्छी रहेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आपने प्लॉट का वास्तु अगर सही तरीके से नहीं कराया और आपकी जिसके नाम रजिस्ट्री होती है और अगर गलत डायरेक्शन में है तो वहीं से इम्पैक्ट होना चालू हो जाता है। तो प्लॉट का वास्तु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और प्लॉट के वास्तु में अगर जैसे आप देखें कि अगर प्लॉट में पर्टिकुलर 5 कोने हैं या 7 कोने हैं, कहीं तो कहीं 9-10 भी हैं, 9-10 भी हैं, हाँ। तो वो कोनों को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें भी कई कोने ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत गड़बड़ होते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोना है, अगर नॉर्थ ईस्ट के कोने की लैंड है तो वो आपको इतना देगी
कि 1 के 10 प्लॉट बना देगी। और अगर वही साउथ वेस्ट कट का कोना है तो वो आपको परेशानी देगी बिल्कुल, और बहुत सारी समस्याएं पैदा होना चालू हो जाएगी। अब समस्याएं पैदा किसके नाम होती हैं? जिसके नाम की रजिस्ट्री होती है। चाहे आपकी वाइफ के नाम रजिस्ट्री है तो वाइफ को प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाएगी, हस्बैंड के नाम है तो हस्बैंड को हो जाएगी, और जॉइंट है तो जॉइंट को हो जाएगी। तो सर इसमें एक बात और है कि जैसे आपने कहा ये जॉइंट में होती है, कैसे महसूस, देखिए क्या होता है जब हम सारे अपने काम में, सिस्टम में, रिदम में बिजी रहते हैं और हम जल्दबाजी में सब करते हैं, ले लेते हैं, चलो ले लिया, या पुश्ते नहीं प्लॉट भी उठा, या कहीं से हमने ले लिया, कब हमें महसूस हो जाता है या करना, हमें अब क्या देखना चाहिए यार कि ये फर्क पड़ रहा है तुमको? देखिए, यही सब चीज़ों के लिए एक वास्तु कंसल्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जी। बिकॉज क्या होता है कि जैसे ही आप प्लॉट लेते हैं हम उसको फाउंडेशन से ठीक करते हैं। अगर आप फाउंडेशन से ठीक नहीं कराते, मान लीजिए आपने अपनी समझदारी से और अपने डिसीजन मेकिंग से वो सब लेना चालू कर दिया जी। तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि 3 से 6 महीने बाद आपको ये सारी समस्याएं आनी चालू होती है कि अगर जैसे साउथ में आपने कुछ ले लिया तो साउथ में हेल्थ इश्यूज होने चालू हो जाते हैं और पाँव में दर्द होना चालू हो जाता है और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड समस्याएं आनी पैदा हो जाती हैं। बिजनेस में भी आपकी ग्रोथ रुक जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाती है, कलेक्शन, बेड डेट्स बढ़ जाते हैं, कलेक्शन आना कम हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आप देखें तो हार्मोनी में भी फर्क पड़ता है, हस्बैंड वाइफ और बच्चों की हार्मोनी में भी डिफरेंसेस आने चालू हो जाते हैं। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये होता है कि आपको कम से कम आप ये मानो कि शुरू के 3-4 महीने तो बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि बिल्कुल क्या है, लेकिन 4 महीने से लेके और 1 साल के अंदर पूरी सब कुछ चेंज हो जाएगी। लेकिन आप क्या होता है, अगर आप उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, जो हो रहा है सही हो रहा है। सही पूजाएं या कुछ इस तरह से करना पड़ता है कि देखिए, वास्तु में पूजाओं का थोड़ा सा अलग रोल रहता है और हमारी वास्तु जिस तरीके से हम वास्तु करते हैं वो बिफोर एंड आफ्टर करते हैं जी। हम जाते हैं लैंड पे, हम पहले सॉइल का सैंपल्स चेक करते हैं, वाटर का सैंपल चेक करते हैं। अच्छा। और साइंटिफिक ऑरा स्कैनर से हम लोग चेक करते हैं कि पर्टिकुलर लैंड में कितनी एनर्जी है, सॉइल में कितनी एनर्जी है, वाटर में कितनी एनर्जी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर करते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर लैंड पे खड़े होकर जब हम ऑरा स्कैनर लगाते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर लैंड में कितनी वास्तु दोष है, कितनी नहीं है, या 100% परफेक्ट है। अगर 100% परफेक्ट है तो हम उसको दूसरे तरीके से इलाज करते हैं, और नहीं है तो हम कॉपर रॉड्स पर्टिकुलर जगह में बना के और उसको लाइन करते हैं। तो सर जैसे कई आप बहुत दिनों बाद आपको आप पहुँच पाए, मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करता रहा, जहाँ हमारा संजोग नहीं बैठा, आपने कहा संजोग, कल आपने यही कहा था मुझे, अगर कोई दूर है नहीं पहुंच पा रहा है तो उस पे वहाँ आप वास्तु कैसे? मैं आपको बताऊं, उसका वास्तु हम ऐसे करते हैं कि जैसे ही हम उसको एक लेआउट मंगाते हैं, उसको जी लेआउट मंगा के उसको A3 में प्रिंट आउट करते हैं। मतलब मेरा सवाल यहाँ आता है कि कोई लेमैन आपके साथ कैसे डिस्कस करे कि उसको बेसिक नॉलेज आप कैसे, आप उसको इतना ट्रेन कर दें कि वो ये सारा जो आप चाह रहे हैं वो भेजे, तो उस तरह से मैं समझना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपको बात बताता हूँ कि जैसे सपोज करो जो जहाँ मेरा जाना पॉसिबल नहीं है या उसका बुलाना पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे हम लेआउट के थ्रू वास्तु करते हैं जी। मेरे पास एक फोटो स्कैनिंग डिवाइस है जी। जो हम स्कैनर से कनेक्ट करके फोटो स्कैनिंग डिवाइस वो लगा देते हैं पर्टिकुलर मैप के ऊपर। और मैप पे लगाते ही वो डिवाइस जो है हमको ये बता देती कि उस पर्टिकुलर मैप में कितना दोष है। और हर पॉइंट पे हम लोग पहले 4 कॉर्नर्स पे लगाते हैं, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ पे। फिर उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग 4 हैं, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, या साउथ ईस्ट है, या साउथ वेस्ट है, इन सारे कॉर्नर्स पे लगा के देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। और फिर जब प्रॉब्लम्स को हम रेक्टिफाई करना चालू करते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैं जो है अभी ऊटी के अंदर था, टी गार्डन्स में जी। तो टी गार्डन्स में उनके 35 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो है उनके टी गार्डन्स थे। तो 35 किलोमीटर, हाँ 35 किलोमीटर में टी गार्डन्स थे उनके, और उनकी इतनी चाय की पत्तियां पैदा होती थी, सब कुछ होती थी, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पिछले 5 साल से नहीं आ रही थी। और बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो है फिर मैंने जब जाके वहाँ पे लेआउट से पूरा फोटो सिंथेसिस डिवाइस से लेआउट चेक किया, बिकॉज 35 किलोमीटर में जाके वास्तु करना कोई आसान काम नहीं था। तो
मैंने उसको फोटो सिंथेसिस डिवाइस से सारा चेक किया, तो पता चला कि उनके 3 या 4 पॉइंट ऐसे थे जो बहुत ही खतरनाक थे। तो जब हमने जैसे ही चेक किया, तो हमने वहाँ पे जैसे ही फोटो सिंथेटिक डिवाइस दिखाई, तो मैंने वहाँ के लोकल बंदे से पूछा कि भैया ये एक बात बताओ कि यहाँ पे है क्या जिसकी वजह से एकदम 100% नेगेटिविटी आ रही है। जी। तो जब उन्होंने बताया कि ये ग्रेवयार्ड है, ओह अच्छा। और ये ग्रेवयार्ड है एक उसका क्या कहते हैं, एक क्रिश्चियंस का है, एक हिंदू का है, एक मुस्लिम का है। ओह अच्छा। 3 तरह 35 की, किलोमीटर जो है उसमें हाँ कुछ तो होगा 3 ही। तरह के ग्रेवयार्ड थे जो आसपास के लोग जितने भी थे वहाँ वो लोगों को दफनाते थे। अच्छा। अब अच्छा। होता क्या था, जिस ग्रुप ने उसको दिया हुआ था उनको 1 रुपए लीज पे दिया हुआ था। ओह अभी- ग्रेवयार्ड को 1 रुपए लीज पे दिया था, वो भी कोई इशू नहीं था इतना बड़ा। जी। लेकिन उसके उससे बड़ा इशू ये था कि ग्रेवयार्ड के अंदर भी टी गार्डन की सारे पेड़ लगे हुए थे, और जो सारे पेड़ लगे हुए थे उनकी सारी पत्तियां टूट के, और जो इनके बाकी टी गार्डन्स का था फ्रेश, उसमें मिक्स करते थे ये लोग। ओके। उसकी वजह से पूरी जो फ्रेश मटेरियल है वो भी सारा जो है वो नेगेटिव हो जाता था। ओह ओके ओके। तो मैं तो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को खराब, गंदी मछली तालाब को खराब कर बिल्कुल देती है। बिल्कुल हाँ। बट इस समय हम हैं बहुत खूबसूरत कोलवाले रिवर के बिल्कुल ऊपर। आपके लेफ्ट में ये कोलवाले रिवर है। बहुत सुंदर। बहुत ये गोवा की खूबसूरती ये है कि ये चारों तरफ रिवर से, ट्रिब्यूटरी से, समुंदर तो है ही लेकिन रिवर्स भी खूबसूरत हैं। और मैं ये कोलवाले बड़ा फेमस एरिया है और ये नॉर्थ गोवा में आता है। और इसकी खूबसूरती है कि आप पानी से भी बीचेस की तरफ बाय बोट भी जा सकते हो। ये मांडोवी रिवर नहीं, मांडवी रिवर जो है वो पंजिम जो हमारा मेन कैपिटल है गोवा का, वहाँ। और ये रिवर जो है उसके इस तरफ हमारा पेडने की तरह शुरू हो जाता है। तो हर रिवर एक तालुका को काटती है, टेक्निकली ये ऐसा है। जैसे यहाँ पर शापोरा है जो आगे जाके कोलवाले रिवर जिसको शापोरा कहते हैं, पानी है और रिवर का नाम है। फिर मांडवी है और फिर पीछे साल है और जुआरी है। ये सब वो रिवर्स के नाम है जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक डिस्ट्रिक्ट को काट देते हैं। बस सर वो कोलवाले हमने क्रॉस किया था, हाँ जी हाँ जी शापोरा, हाँ और जी। अब आ गए हैं मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। बहुत बढ़िया और ये एयरपोर्ट इस समय GMR के पास है। और जैसे कि आपकी दिल्ली में GMR ने पूरी सिटी डेवलप की है, हाँ जी बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी अपना होटल्स एंड शॉपिंग एंड काफ़ी चीज़ें GMR लेके आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत, वन ऑफ द एक्सट्रीम मोपा के इस एरिया को मतलब मैं कहूँगा जान भरती है जैसे एयरपोर्ट के आने से। सर वास्तु के साथ आपने न्यूमरोलॉजी भी की, बिल्कुल, और ग्रैंड मास्टर रेकी भी की। हाँ जी। तो क्या ये सबको सब कुछ करना जरूरी है, या आपने अपने पैशन के हिसाब से, या आप इसमें जगह जगह उसको मिक्स नहीं करते नहीं, एक्चुअली क्या होता है मनी जी, मैं आपको बताऊं कि ये एक कनेक्टिविटी है जी। कहीं पे हम वास्तु में ही जो है प्लॉट नंबर पे भी इम्पोर्टेंट है, फ्लोर नंबर पे भी इम्पोर्टेंट है जी। और फ्लैट बेंगलोर नंबर पे भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं वास्तु न्यूमरोलॉजी से वास्तु की तरफ। ओके। कि आदमी की डेट ऑफ बर्थ क्या है और हाँ। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा मकान उसको ज़्यादा सूट करेगा। ओके। तो वो जब सूट करेगा तो नेचुरली नंबर्स के हिसाब से सूट करेगा। बिल्कुल। और नंबर्स हमारे लाइफ में ऑटोमेटिकली रिवॉल्व करते रहते हैं। आप ये देखो कि जो न्यूमरोलॉजी में बिलीव बाद में करता है, लेकिन उसको सब कुछ कहीं ना कहीं वो नंबर्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ से, उसकी मैरिज डेट से, उसके व्हीकल नंबर से, उसके जो है वो आप अगर स्टडीज कर रहा है तो रोल नंबर से, उसके बैंक अकाउंट नंबर से, उसके फ्लैट नंबर से। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप उसके जीवन में चल रही होती है। बस उसको जैसे ही वो पहचानना चालू करता है, उसको ये पता चल जाता है व्हाट इज माय लकी नंबर एंड व्हाट इज माय अनलकी नंबर। तो अगर जब लकी नंबर पे जो काम करता है तो सक्सेस रेट उसकी कई गुना बेहतर होता है। अब हम पहुंच रहे हैं सर जहाँ डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया। सर हम पहुंच गए हैं अपनी साइट पे। तो ये है हमारा वो प्रोजेक्ट 6.5 एकड़ का, जहाँ पर हमने प्लॉटिंग स्कीम की। इसके साथ में एक प्लॉटिंग जो हम कर रहे थे, तो वो रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आपको दिखाता हूँ। लैंड है जो मैंने आपसे जिक्र किया, मेरे क्लाइंट की लैंड है जिसमें ये एरिया बढ़ गया है काफ़ी।
तो और भी चांस है। तो अब इसका वास्तु आप कैसे देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको 7 वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल फिट है, अपने ही किया हुआ है, सेम लोकेशन है, 50 मीटर का डिस्टेंस है और ये वेस्ट है, हम यहाँ खड़े हैं, तो इसमें आप कैसे देखते हैं? हाँ मानी जी, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये नक्शा में जैसे आपने बताया कि ये वेस्ट डायरेक्शन है, जी। बहुत अच्छी सुंदर बात है, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज है। जी सो ये सब चीज़ें तो ध्यान में रखनी चाहिए एज ए बिल्डर। जी लेकिन जब हम देखेंगे तो सबसे पहले देखते ही नक्शा ये ध्यान में आता है हमारे कि इसमें कॉर्नर्स कितने हैं। अगर Okay. हम कॉर्नर्स की बात करें तो 7 कॉर्नर्स हैं। ओके, लकी 7 हो गए। हाँ लकी 7 है हाँ। तो बढ़िया बात है, बिकॉज क्या होता है हर चीज़ अपनी चॉइस से नहीं होती, जी इसको बहुत चीज़ें जो है अपने हिसाब से हमको मैनेज करनी पड़ती है। जी तो अगर हम देखें तो देखिए ये जो है ये इधर का देखें तो साउथ वेस्ट कटा हुआ है, जी और ये जो है ईस्ट जो है वो कॉर्नर है, बिल्कुल एकदम ट्रायंगुलर है। जी सो हमारा काम ये है कि सबसे पहले इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, जी ज़मीन को एक रेक्टेंगुलर ये बनाएंगे जी और एक रेक्टेंगुलर ये बनाएंगे। ओके सो 2 रेक्टेंगुलर्स में डिवाइड करके इस ज़मीन को पे काम करेंगे, जी और सबसे पहले हम गेट से एनर्जी देंगे उसको, जी। और इस कॉर्नर को कट करेंगे। जी इस कॉर्नर को जैसे ही कट करेंगे इसकी एनर्जी जो है डिवाइड हो जाएगी। जी कट हम ऐसे करेंगे कि इसको कॉपर रॉड्स और पिरामिड्स के थ्रू इसको कट कर देंगे पूरा। ओके सो इसमें लैंड वेस्ट नहीं जाती, सिर्फ एक एनर्जी कट करने वाली बात होती है, ताकि जो एनर्जी इधर की साइड आ रही है इसकी नेगेटिविटी वो ख़त्म हो जाएगी। ओके अब जो आपका एक बहुत बढ़िया सवाल था कि हमारे बाजू में एक प्रोजेक्ट है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, ये क्यों नहीं चल रहा? हमारा ही है वो भी, लेकिन वो आपका है। हाँ तो अब हम ये कहते हैं कि ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है, जैसे ही हम कट करेंगे आप ये देखोगे 1 से 2 महीने में अपने आप बात बढ़ना चालू हो जाएगी, और अपने आप कस्टमर आपकी तरफ दौड़ना चालू हो जाएंगे। जी सो आप ये देखेंगे कि जिस प्राइस में आप ये लोग दे रहे हैं उस प्राइस में तो ये सोना है। जी, क्योंकि हम मार्केट से हाफ प्राइस में दे रहे हैं, तो जो जेन्युइन प्राइस होना चाहिए। हाँ, सर पानी का आपने अभी आते हुए जिक्र किया कि पानी यहाँ होना चाहिए, तो जैसे हमारा यहाँ क्लब हाउस आ रहा है, हाँ, मैं कहूँगा एक बार दिखाइए। हाँ, तो क्लब हाउस आ रहा है, इसके पीछे भी मेरे पास जगह है और इसके आगे भी जगह है, तो मुझे इसके साथ इसका स्विमिंग पूल कहाँ बनाना चाहिए, और अगर इसके बाद भी आपने जैसे कहा था कि उस तरफ भी होना, तो क्या और कोई फाउंटेन या और कोई चीज़ हमें देखो add करनी एक्चुअली क्या है, पानी का मेजर स्थान होता है नॉर्थ में। है? जी तो मैं ये बोलूँगा कि जैसे एंट्री पॉइंट पे अगर नॉर्थ में अगर हम वाटर बॉडी दे दें, उस तरफ में। एक हाँ जी। एक वाटर बॉडी दे दें उस गार्डन के साथ में, जी तो उसका बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीका होएगा। जी अगर साउथ में आपको वाटर बॉडी हम दे नहीं सकते तो हम जो है साउथ में एक बुद्धा के साथ में सराउंडेड विद द ग्रीन ट्रीज हम एंट्री देंगे, ताकि एंट्री बहुत ही खूबसूरत हो तो जाए। ये तो हुई सेल की बात कि हाँ। चलो इससे मोमेंट, क्या उससे एनर्जी भी बैलेंस बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी पे भी फर्क पड़ता है। जी बिकॉज क्या होता है, जैसे हम बुद्धा को आगे बाहर एंट्री पे बिठाते हैं जी तो सारी नेगेटिविटी वो ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो अपने आप जो है वो नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके अंदर वालों को सबको प्रॉस्पेरिटी देगा। प्रॉस्पेरिटी देगा। तो आपके हिसाब से ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बेचने की नहीं, बेचने लेकिन की उसके नहीं, बाद की भी बाद energy की है। भी एनर्जी है। जी। और आदमी जैसे ही एंटर करता है उसको अपनी एक प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी नजर आती है। तो सर हम तो हर रिलीजन के हाँ शख्स को प्रॉपर्टी देते हैं, हाँ। तो पानी का क्या रिलीजन से लेना है या बुद्धा से भी उससे मतलब इसका रिलीजन से कोई वास्तु नहीं है जी इसका रिलीजन से कोई जो है लेना देना नहीं है। जी ये एक वास्तु है जो दिशाओं के हिसाब से चलता है। जी। इसमें ना रिलीजन है, ना धर्म है, ना जाति है, ना पात है। ये दिशाओं के हिसाब से। आपको मैं बताता हूँ कि सूरज ईस्ट से ही क्यों उगता है, हाँ वेस्ट से क्यों नहीं उगता, क्यों नहीं होता? साउथ से क्यों नहीं उगता। जी वो दिशाओं को थोड़ी देखता है, है ना। वैसे ही साउथ से जो है वेस्ट में सेट डाउन क्यों होता है। क्यों तो समुंदर ये उस तरफ उसी में हाँ, जाता है। सो इसीलिए इसका जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अब जो जैसे भी है ऊपर वाला जब 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, एक चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, जब जमीन में बीज डालता है पेड़ कैसे उग जाता है, उसका जाति से क्या लेना देना। वो तो प्रकृति दे रही है उसको। तो ये प्रकृति में अदरवाइज आपको एनर्जी यहाँ कैसे लगती है? हमारा कोशिश है कि जब हम बारिश आने वाली है बहुत पेड़ यहाँ लगाएंगे। हाँ। हमने यहाँ पेड़ थे ही नहीं आसपास, बहुत थोड़े थे, हमने बचा के रखे, हम खुद लव करते हैं। लेकिन अब इसमें आपको क्या लगता है यहाँ से और किस तरह के हम पेड़ों को लगाएं और जो बैलेंस करे चीज़ों को अच्छी लगे? मैं तो ये बोलूँगा कि जब आप ये बना ही रहे हो तो आप पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जड़ी बूटियाँ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे तुलसी ट्रीज है, नीम ट्रीज है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी फ़ायदा दे, डे टू डे काम में भी आए और ट्री ग्रीनरी भी रहे।
सो आप उसी पे फोकस करें, हालांकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा लेकिन उसमें मज़ा आएगा। जी, तो हमने ये वाला एरिया थोड़ा रिजर्व किया था इसीलिए कि अभी हम जैसे बारिश से जस्ट पहले शुरू करेंगे, तो इस एरिया को हम एक ऐसा, इनफैक्ट आगे वाले पॉइंट में शायद स्थान भी है कि ये एमिनिटी स्पेस में हम छोटा सा आयुर्वेदिक केंद्र लेके आए। हमारी सरकार से बात भी चल रही है कि हम छोटा सा बना के सरकार को हैंडओवर करें, बट उसमें आगे हम उसी तरह से रिलेटेड पेड़ भी लगाएं। बट इसके अंदर मैं आपको एक बात और बोलूं कि आप यूकलिप्टस ट्रीज लगाएं। यूकलिप्टस ट्रीज में क्या होता है कि जो है वो हमेशा जो है ऑक्सीजन देता है वो हमेशा, और लंबे लंबे हो जाते हैं तो बहुत, जब लंबे हो जाएंगे 20-20 फीट के, 30-30 फीट के, तो बहुत ही सुंदर आकार हो जाता है। तो सर इसी से रिलेटेड ये गेट आपने देखा, ये हमने बाउंड्री बनाई है यहाँ गेटेड, अब ये बाकी गेटेड होना बाकी है, तो लाइट भी हमें प्लेस करनी है, तो इनके टॉप पे क्या लगाएं जिससे कि अच्छा भी लगे और एनर्जी भी वेर। देखो, अगर हम इसको अगर एनर्जेटिक और बनाना चाहते हैं, बिकॉज जो गेट में एनर्जी मैंने थोड़ी लो फील करी जी, तो अगर गेट को एनर्जेटिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइट, जितने भी पोल्स हैं उनके ऊपर हम पिरामिड लाइट्स दे दें तो वो एक अपने आप में बहुत ही एनर्जी हो जाएगी जी। तो जैसा कि आपने मेरे को बताया था पिछली बार कि यहाँ पे 16 पिरामिड्स हैं, हाँ जी, इस तरीके के पोल्स हैं जी। तो मैं ये कहता हूँ कि 16 तो नहीं, 15 पे, 15 7 इधर है, 7 इधर है और एक सेंटर में है जी। तो आप 15 पे आप अगर पिरामिड शेप की लाइट्स दे देंगे तो एक डिफरेंट एनर्जी पैदा हो जाएगी। 15 क्यों सर? 15 इसलिए कि 6 नंबर होता है जी, और 7 नंबर केतु का होता है, तो हम 6 पे जाते हैं क्योंकि हम ये लग्जरी के लिए बना रहे हैं फ्लैट, समझे। तो लग्जरी का नंबर है और वीनस का नंबर 6 ही होता है। ओके, तो जब 6 होता है तो हम 6 पे ही एक्टिवेट करें उसको, जब बनाए रहे तो एक रिड्यूस कर देते हैं और 6 पे एक्टिवेट करते हैं ताकि रहने वाला जो भी रहेगा वो लग्जूरियस फील करेगा। तो आइए मैं आपको और एक पॉइंट है सर यहाँ पर, तो देखिए यहाँ हमने टैंक की पोजीशन करनी है। अब टैंक हमारे पास दो ऑप्शन है, जमीन के अंदर और टैंक हाइट में ऊपर। हाँ, तो लुकिंग एट, देखिए पॉइंट वही है कि पैसे तो लगने ही हैं, 19-20 आगे पीछे कह सकते हैं, बट उस तरह से कि वो अच्छा भी लग जाए और वास्तु के हिसाब से वो फिट हो, क्योंकि हमारी सोच ये है कि जो भी चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं आने वाला जो यहाँ रहे उसको वो अच्छा फील हो। प्लॉट हम खुला दे रहे हैं, उसमें घर की भी सस्टेनेबल हाउसिंग लिविंग की हमारी प्लानिंग है यहाँ कि हम यहाँ पर जो आसपास हमारे उम्मीद है नारियल की लकड़ी से खिड़कियाँ बनाना, कपड़ेल से बनाना, मड की और नॉर्मल चीरा, यही चीरा पत्थर मिलता है उससे घर बनाए। मिट्टी भी देखेंगे तो बड़ी ब्लैक मिट्टी है जो लोग यहाँ से खरीद के ले जाते हैं। देखें मिट्टी के अंदर अपने आप पौधा उग जाता है यहाँ, बड़ी खूबसूरत है जब इसको हम वापस ग्रीन करते हैं, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। तो सर इस जगह पे टैंक अंडरग्राउंड हो या ओवर हो, और अगर अंडरग्राउंड है आप कह रहे हो जैसे आप लोगों ने नक्शा बताया था, तो वहाँ क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जो टैंक की आपकी प्लानिंग मैंने देखी है वो नॉर्थ में आप ले जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है जी। ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट की जो है वो एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है जी, और यहाँ से आप पूरे जितने भी फ्लैट्स हैं उनको सबको वाटर सप्लाई वहीं से देंगे। हाँ वहीं से देंगे सर, ये सारे पॉइंट्स उनके बने, ये सारे प्लॉट्स हैं, इनमें घर बनेंगे, तो सबके पाइपलाइन डाली जा चुकी है। पानी का मेन पॉइंट वही होगा। बोरिंग हमने एज पर जैसे वास्तु आगे आपने कहा था नॉर्थ में रखी थी, क्योंकि पीछे पानी नहीं था, तो बोरिंग हमने वहाँ रखी, गवर्नमेंट का पानी भी मिलेगा यहाँ, तो उस हिसाब से वो एक स्पॉट हमने वो आप ऐसे ना फिर उसकी फिजिबिलिटी देख लें कि आपको ओवरहेड देना है या अंडर। देखिए एज अ बिल्डर कुछ चीज़ों में कई बार हम कंजूसी सोचते हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा खर्चा होगा, हम अंडर टैंक में एक बार पंप करना पड़ेगा हमें, बट फिर भी है हमारे पास स्कोप है, बिकॉज वहाँ एक स्लोप भी था। तो आप अगर ओवरहेड देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अगर अंदर की बजाय अगर आप बाहर दें, जो ये डाउन जा रही है ज़मीन ना जी, तो वो डाउन भी नहीं जाएगी। तो हमारे पास दो स्पॉट हैं सर, एक ये है जहाँ पर हम अंडर टैंक कर सकते हैं, मैं आपको स्पॉट करने वाला हूँ, और एक ऊपर है जहाँ पर हम टैंक को हाई पे लेके जा सकते हैं। हाँ, तो उस स्पॉट में, लेकिन हमें एक सेंटर पॉइंट हमारे पास यहाँ है ये, तो वहाँ ले जाए, तो उस तरह से आप उसको क्या देखोगे? तो अगर मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको ऊपर ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है सर, बिकॉज क्या है, जैसी लैंड एस्केवेशन है या लैंड लेआउट है उसके हिसाब से ऊपर ले जाने से स्पॉट है सर। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन जा रहा नॉर्थ में थोड़ा सा, उसको जितना उधर ले जाएंगे उतना अच्छा है। जितना उधर ले जाएंगे, हाँ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। हाँ जी, तो ये वाला स्पॉट एक्सट्रीम नॉर्थ का है सर। हाँ जी, हाँ जी। ये हमारे पास ये जो स्पॉट आप यहाँ आपका देख रहे हैं, दूसरे वाला स्पॉट वो एक्सट्रीम नॉर्थ का है। हाँ, उसका वहाँ नेचुरल एक स्लोप खड्डा भी बना हुआ है। हाँ हाँ, तो फिर वहाँ टैंक लाएं,
हाँ टैंक ला सकते हैं, लेकिन ओवरहेड आप कह रहे हैं ऊपर ले जाएंगे तो तो जमीन से तो ऊपर उठाएंगे सर। हाँ ज़मीन से तो ऊपर उठाना ही पड़ेगा। हाँ जमीन से, क्योंकि आप देखेंगे तो ये वो स्पॉट है जहाँ हम चल रहे हैं। हम्म। अब वो स्पॉट वहाँ आ गया हाँ। जहाँ पर जमीन नीचे रह गई, हाँ लेकिन टैंक ऊपर आता है। हाँ, तो वो कम से कम जो है पिलर्स पे लेके जाएं उसको, हाँ जी, पिलर्स पे लेके फिर रखें। हाँ पिलर्स पे रख के रखें, हाँ हाँ क्योंकि ओवरहेड वाले जो टैंक है हाँ। उनको क्लीनिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है। हाँ, तो इसको पिलर्स दे दें, 5-5 6-6 फीट के पिलर्स दे के जिससे उसके वो ऊपर रोड करा। लेवल से ऊपर हो जाएगा। हाँ हाँ, रोड लेवल से ऊपर हो जाएगा, रोड लेवल में आ जाए या हाँ हल्का जी। सा ऊपर हो जाए। तो उसमें क्या क्लीनिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है, नहीं तो ऊपर ओवरहेड वाले में क्लीनिंग करने के लिए थोड़ी सी मुश्किल बिल्कुल, होती है। और जी। मोटर भी कम लगानी पड़ेगी। मोटर भी कम लगानी पड़ती है। तो ये वो स्पॉट है सर जहाँ Very में हमको लगा था कि तो इसमें आप चाहते हैं कि हम इसको ज़मीन पे ना रख के इसको पिलर से ऊपर ले हाँ लें, 5-6 फीट लेके 5-6 फीट ऊपर ले लें, रोड लेवल पे लेके। रोड लेवल पे लेके आ जाए, हाँ। जिससे कि ये बैलेंस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो तरह से आपने पौधे कहा, हम सबको ये वो, अब मैं आसपास दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ग्रीनरी है। हमने सिर्फ उतनी ही ग्रीनरी को कट किया है जो रोड की परमिसिबल गवर्नमेंट से थी, जिसमें हमने रोड बनाई। बाकी जगह हमने मेंटेन की है। अब हम वापस से इसको उतना ही ग्रीन कर देंगे जितना ये था। तो ये वो हाइट है सर जहाँ वो आप, तो हवा की एक बात आप कह रहे थे पिछली बार कि यहाँ पर बड़ी मिक्स हवा चलती है। कोस्ट के हम 12 किलोमीटर पे हैं, बट ऐसी एनर्जी है सर, 12 महीने यहाँ हवा चलती है। मैं जब भी आता हूँ, बहुत बढ़िया। आपके हिसाब से ऐसा क्यों होता है सर? ये एक्चुअली दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सी। जी अच्छा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो गोवा के नेचुरल चीज़ें हैं वो भी ज़रूर लगाइए इस जी। पे। जैसे यहाँ काजू के कुछ पेड़ हैं, जी जैसे खजूर के पेड़ हैं, जी, नारियल के पेड़ हैं, इस तरीके के लगाएं, ताकि क्या है कि यहाँ रहने वालों को थोड़ी सी लोकल फील भी आए जी कि भाई हम गोवा के अंदर हैं, तो जी। चारों तरफ नारियल के पेड़ पे हैं, जी। खजूर के पेड़ पे हैं, या हम काजू के पेड़ पे हैं। ओके। सो उससे उसका जो है वो थोड़ा लेवल चेंज हो जाएगा, बच्चों को भी आनंद आएगा, आने वालों को भी आनंद आएगा। क्योंकि आप अक्सर देखते हैं कि हम वहीं गोवा में और गोवा की प्रॉपर्टियों को प्रमोट करते हैं, हम सेकंड होम प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं। हवा कितना रोल प्ले करती है, ज़मीन कितना रोल प्ले करती है, इस बात को आज हमने, वास्तु उसमें क्या रोल प्ले करेगा, इसका हमने आज एक थ्योरी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल टेस्ट करने की कोशिश की है। हम एज अ डेवलपर, रियलिटर सिर्फ प्रोजेक्ट बेचने की कोशिश नहीं करते, उसको सही तरीके से डेवलप करने की भी कोशिश करते। मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ मेरे बड़े मित्र, मेरे गार्डियन, मेरे गुरु, जो 25 सालों से हम अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है इस पर कि आज वो मेरे साथ हैं, ऋषभ मेहता जी, और उन्होंने हमें थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी दोनों तरीके से ये समझाया है कि क्यों वास्तु आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मेरे साथ साइड पे आने के भाई, लिए। बहुत बहुत और बहुत बहुत मैं हमारे कैमरामैन साहब से कहूँ हमारी एक फ़ोटो भी लीजिए। हाँ जी, हाँ मैं कुछ शब्द जाते जाते कहूँगा। दिखने में बड़े सादे से लगने वाले इंसान हैं ये, बहुत सादगी से बात करते हैं। कभी कभी हम उस तरह से कन्विंस नहीं हो पाते, क्योंकि कन्विंस करने के लिए हमें कुछ जोर और मशक्क़त की। कभी कभी एंकर भी कहता है सोना है तो जाग जाओ, ये उस तरह से नहीं कहते, सादगी से कहते हैं, सीधी बात करते हैं। बस दाल चावल खाने वाले इंसान हैं, नो ड्रिंक्स नथिंग, डे वन से परिवार को संभालते हैं। क्योंकि मैं 25 सालों से देखता हूँ, और जहाँ कहीं भी जाते हैं या तो रिश्ता या व्यापार कमा के ही उठते हैं, और व्यापार में भी मैंने इनके साथ वो रिश्ता बनते देखा है। जो भी इनके साथ जब भी किसी स्केल पे कनेक्ट हुआ है वो हमेशा रहा है। यही खूबसूरती है मेरे इस गुरु की, मेरी ज़िंदगी के उस गुरु की, जिन्होंने मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा किया। मुझसे एक सवाल पूछा था इन्होंने बहुत साल पहले, दूध कितनी डिग्री पे उबलता है? मैंने कहा सर पता नहीं, शायद 100 पे था। तो उन्होंने कहा 212 पे प्रिसाइज। और वो इसलिए क्योंकि 200 डिग्री तक दूध कहाँ चलता है उबलते हुए पता नहीं चलता, और 12 डिग्री कब जम मर जाता है। ऐसे ही कुछ चीज़ें जो इन्होंने मेरे अंदर डाली। मैं कहूँगा कभी भी ज़िंदगी में आपको किसी भी समय ज़रूरत पड़े तो मेरे को बिल्कुल कनेक्ट करें, मैं सर से कनेक्ट करूँगा। आपकी ज़िंदगी के अंदर वो उबाल, वो हिम्मत, वो कोई भी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं हूँ यहाँ मेरे गुरु के लिए और आप सबके लिए, हम सब के साथ कनेक्ट करें। मानी जी के लिए बहुत ही प्यार से इन्होंने बुलाया है, इसलिए मैं एक शेर डेडिकेट करता हूँ जो गालिब का था कि मेहरबा हो कि जिस वक्त बुला लो चाहे, मेहरबा हो कि जिस वक्त बुला लो चाहे, मैं गुजरा वक्त नहीं कि आ भी ना सकूं।
क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, यही शुक्रिया करते हैं, थैंक यू सो मच।